स्वामीनाथन ने अनाज संकट दूर किया। भारत को कृषि आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाले महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल देखकर उन्होंने खाद्यान्न की कमी को दूर करने के उद्देश्य से कृषि की पढ़ाई की। उन्होंने किसानों और सरकारी नीतियों के साथ साथ अन्य वैज्ञानिकों की मदद से देश का अनाज संकट दूर किया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तारीख है 29 सितंबर 2023। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचार में देश भर की छोटी बड़ी तमाम खबरों पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। कई पदों पर सेवाएं दी। एक कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, उनका जन्म तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र के कुंभकोणम में एक सर्जन डॉक्टर एन के संबासिवन और पार्वती थंगम्मल के घर हुआ था। स्वामीनाथन ने अपने पीछे एक समृद्ध विरासत छोड़ी है जो दुनिया को मानवता के लिए एक सुरक्षित और भूखमुक्त भविष्य की ओर ले जाने में मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। कृषि क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को बदला। क्रांतिकारी योगदान से इतर, स्वामीनाथन नवाचार के पावरहाउस और कई लोगों के लिए एक कुशल संरक्षक थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। स्वामीनाथन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक 1961 से 1972, आईसीआर के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव 1972 से 79 और कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव 1979 से 80 रहे। वह कृषि मंत्रालय में प्रधान सचिव 1979 से 80, योजना आयोग 1980 से 82 में कार्यवाहक उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में महानिदेशक 1982 से 88 पद पर अपनी सेवाएं दीं। कई पुरस्कार से सम्मानित। स्वामीनाथन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें पद्मश्री 1967, पद्मभूषण 1972, पद्म विभूषण 1989, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971, विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 और बोरलॉग पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं। वह 1974 में रोम में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कांग्रेस सहित कई सम्मेलनों के अध्यक्ष बने। अंतिम संस्कार 30 को होगा। चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के एक प्रवक्ता के मुताबिक प्रख्यात वैज्ञानिक का अंतिम संस्कार यहां 30 सितंबर को होगा। स्वामीनाथन ने 1943 में बंगाल में भीषण अकाल में भूख के कारण लाखों लोगों की मौत देखी और दुनिया से भूख मिटाने के लिए कृषि की पढ़ाई करने का निश्चय किया। उन्होंने 2 स्नातक डिग्रियां हासिल की, जिनमें से एक कृषि महाविद्यालय कोयम्बटूर से थी। 1947 में वह अनुवांशिकी और पादप प्रजनन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI आ गए। उन्होंने 1949 में साइटोजेनेटिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। नोबेल विजेता बोरलॉग संघ किया काम। स्वामीनाथन उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने पर प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और 1970 के नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर काम किया। गेहूं चावल की फसल को बढ़ावा दिया। स्वामीनाथन को 1960 के दशक के दौरान भारत में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों के विकास और शुरुआत का नेतृत्व करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस वक्त देश अकाल की आशंका से ग्रस्त था। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के अनुसार कुछ ही वर्षों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। जब नोबेल विजेता ने माना स्वामीनाथन की प्रतिभा का लोहा, स्वामीनाथन ने 60 के दशक में नोबेल विजेता नॉर्मन बोरलॉग को नव विकसित मैक्सिकन प्रजाति के बीज भेजने के लिए पत्र लिखा था। बोरलॉग भारत की परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही बीज भेजने के लिए सहमत हुए। बोरलॉग मार्च 1963 में यहां आए।
उत्तर भारत के प्रमुख गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उन्होंने अक्टूबर 1963 में 4 किस्मों के लगभग 100 किलोग्राम बीज भेजे। इन्हें 1963 से 64 में पंतनगर, कानपुर, लुधियाना और पूसा में परीक्षण क्षेत्रों में बोया गया। नवंबर 1964 में दिल्ली के जौनती गांव के किसानों ने 2 किस्म का गेहूं बोया। उनमें अधिकांश ने 4 टन और कुछ ने 4.5 टन प्रति हेक्टेयर फसल प्राप्त की। तब बोरलॉग ने स्वीकार किया था, गेहूं की कम ऊंचाई के पौधों को सबसे पहले पहचानने का बड़ा श्रेय स्वामीनाथन को जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो एशिया में हरित क्रांति नहीं होती। हरित क्रांति के केंद्र बिंदु बने आजादी के बाद वर्ष 1967 तक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन देश की जनसंख्या वृद्धि खाद्य उत्पादन की तुलना में बेहद तेज गति से बढ़ रही थी। इसका नतीजा हरित क्रांति के रूप में सामने आया। एमएस स्वामीनाथन ने भारत में इसका नेतृत्व किया। 1960 में उन्होंने उच्च उपज देने वाली किस्मों गेहूं के बीज तैयार करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिकों के साथ काम किया। स्वामीनाथन ने छोटे पैमाने के किसानों को यह सिखाने के लिए 1965 में देश के उत्तरी हिस्से में सैकड़ों प्रदर्शनियों का आयोजन किया कि कैसे जेनेटिक रूप से विकसित फसलों से कम भूमि में उच्च उपज मिल सकती है। इन कोशिशों से हरित क्रांति के पहले वर्ष में फसल का उत्पादन 3 गुना हो गया। गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह कार्यक्रमों में उमड़े श्रद्धालु। विसर्जन यात्रा में खूब झूमे श्रद्धालु। गणपति बप्पा को 121 किलो लड्डू का भोग लगाया। 29 सितंबर 2023 श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुक्का, इलियास व फुरकान ने गणेश प्रतिमा विसर्जन कर दिया सौहार्द का संदेश। सरधना गंगनहर पुल पर पिछले 3 दिनों से गणेश मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम चल रहा है। 2 पुलिसकर्मी व लगभग 4 गोताखोरों की टीम वहां तैनात है। गोताखोरों की टीम मंडियाई गांव के रहने वाले सुक्का की है। उसकी टीम में मेरठ निवासी इलियास, फुरकान व सोनू शामिल हैं, जो कि सुबह से शाम तक गंगनहर में गणेश मूर्तियों का विसर्जन कराकर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं। सुक्का ने बताया कि वह हमेशा इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उस पर तैराकी का हुनर है, जिसका वह आपसी भाईचारा कायम करने के लिए इस्तेमाल करता है। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव में अंतिम दिन सर्वसिद्धिदायक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की गई। गुरुवार को श्रद्धालुओं ने 121 किलो के लड्डू का भोग लगाया। श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव में श्रद्धालु गणपति बप्पा का दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शांतिकुंज गायत्री परिवार के प्रचारक सतीश चंद ने गणेश चतुर्थी के बारे में विस्तार से बताया। श्रद्धालुओं ने 121 किलो लड्डू का भोग लगाया। शाम को गणपति बप्पा की सामूहिक आरती की, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम संयोजक रणधीर उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार को गणपति बप्पा की शोभायात्रा निकाल विसर्जन किया जाएगा। गणपति उत्सव से लगी रही भीड़ रोहटा। भगवान गणेश जी मूर्ति के विसर्जन को भोला झाल पर दिन भर तांता लगा रहा। रोहटा गांव में शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पूरे गांव में झांकी निकाली गई। उसके बाद भोला झाल पर गंग नहर में गणेश मूर्ति की विसर्जन कराया गया। बैंड बाजे के साथ निकाली शोभायात्रा। आईआरसीटीसी ने जारी कर दिया नया टाइम टेबल, शुरू कर दी बुकिंग। अब मेरठ स्टेशन पर 5 मिनट ही रहेगा स्टॉपेज। यात्रीगण नया समय नोट करें, नौचंदी शाम 4:40 बजे चलेगी। 29 सितंबर 2023 बजे मेरठ सिटी पहुंचने का समय। 4:35 बजे दोपहर सहारनपुर से प्रस्थान। 2:15 नौचंदी कब मिली कब गई। 1984 में हाई कोर्ट बेंच आंदोलन के मद्देनजर इस ट्रेन को प्रयागराज चलाया गया था। उस वक्त केंद्रीय रेल मंत्री मोहसिना किदवाई थीं। उन्होंने यह घोषणा की थी। तब खरखौदा का स्टॉपेज भी दिया गया।
उस वक्त राजेंद्र शर्मा यहां से विधायक थे। बाद में कारी रशीद मसूद की मांग पर एक लिंक एक्सप्रेस सहारनपुर को दिया गया। कई बार सहारनपुर में लिंक एक्सप्रेस खड़ी रही तो मेरठ में यह लेट होती रही। मेरठ से लखनऊ और इलाहाबाद जाने का केवल एक ही माध्यम थी, यह रेल। बरसों से इसका समय 7.55 बजे शाम को चलकर सवेरे 5.10 बजे पहुंचती है। वार्ता हुई है, उम्मीद बाकी है। मैंने रेल मंत्री को पत्र लिखकर और रेलवे के उच्चाधिकारियों से वार्ता की है। अभी 2 दिन का समय है, उम्मीद बाकी है, एक प्रयास फिर करूंगा। राजेंद्र अग्रवाल, सांसद। मेरठ से सहारनपुर गई नौचंदी ट्रेन। जो ट्रेन कभी सहारनपुर के लिए लिंक थी, वह अब मुख्य ट्रेन हो गई है। 23 बोगियों वाली यह ट्रेन अब सहारनपुर से दोपहर 2.15 बजे चलेगी और मेरठ शाम 4.35 बजे आएगी। सिर्फ 5 मिनट का स्टॉपेज मेरठ रहेगा, जबकि हापुड़ में यह ट्रेन 10 मिनट रखा गया है। क्षमा करें, नौचंदी का समय नहीं बदलवा सके माननीय। वैसे मेरठ के सभी जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद, मंत्री और विधायक का प्रयास भी सफल होता नहीं दिख रहा है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने तो इस मामले में सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा, रेल अधिकारियों से वार्ता की। राज्यसभा सांसद डा लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी उत्तर रेलवे के जीएम से वार्ता की। आश्वासन मिला कि वर्तमान समय के आसपास ही संचालन होगा। सभी ने 1 अक्टूबर से प्रस्तावित टाइम टेबल को अनुपयुक्त बताया। इसके बावजूद आईआरसीटीसी की ओर से नई टाइम टेबल के अनुसार ही बुकिंग शुरू कर दी। ऐसा लगता है कि माननीयों का प्रयास सफल होता नहीं दिख रहा। वैसे 2 दिन का समय अभी शेष है। यदि उच्च स्तर से कोई आदेश हुआ तो समय बदल सकता है। आईआरसीटीसी के अनुसार नया टाइम टेबल। स्टेशन आगमन प्रस्थान सहारनपुर 14:15, देवबंद 14.43, 14.45, मुजफ्फरनगर 15.00, 15.05, खतौली 15.24, 15.26, मेरठ कैंट 15.48, 15.50, मेरठ सिटी 16.35, 16.40, हापुड़ 17.20, 17.30, मुरादाबाद 19.49, 19.54, बरेली 21.15, 21.17, हरदोई 23.09, 23.11, लखनऊ 01, 4501.55, प्रयागराज 6.30। मेरठ से चलने वाली नौचंदी एक्सप्रेस 1 अक्टूबर से 23 डिब्बों की पूरी ट्रेन सहारनपुर से चलेगी। आईआरसीटीसी ने गुरुवार को इसका नया टाइम टेबल जारी कर बुकिंग शुरू कर दी। अब मेरठ से यह ट्रेन दोपहर बाद 4.40 बजे चलेगी। मेरठ में नौचंदी का स्टॉपेज भी मात्र 5 मिनट का ही रहेगा। ऐसे में अब यात्रियों को यह विशेष तौर से नोट करना होगा। आईआरसीटीसी की ओर से जारी नए टाइम टेबल के अनुसार 1 अक्टूबर से नौचंदी एक्सप्रेस सहारनपुर से दोपहर 2.15 पर चलेगी, जो देवबंद, मुजफ्फरनगर, खतौली होते हुए मेरठ सिटी स्टेशन पर शाम को 4.35 पर पहुंचेगी और 4.40 पर रवाना हो जाएगी। मेरठ से रवाना होने के बाद यह ट्रेन हापुड़ शाम 5.20 बजे पहुंचेगी और 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद शाम 5.30 बजे रवाना होगी। इसके बाद मुरादाबाद, बरेली होते हुए यह ट्रेन रात 1.45 बजे लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ में भी 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद 1.55 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होगी। प्रयागराज सुबह 6.30 बजे पहुंचने का समय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को 12 सब्सक्राइब जिलों कर में लें। CHC का Facebook पेज को भी कायाकल्प फॉलो कर लें। करेगी सरकार।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के कुल 12 जिलों के 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प किया जाएगा। जिन जिलों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कायाकल्प की प्रक्रिया जारी है, उनमें श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर, चित्रकूट, महोबा, लखनऊ, बदायूं व सुल्तानपुर शामिल हैं। हापुड़ में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की अपग्रेडेशन प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने गुरुवार को दी। इन सभी 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कायाकल्प के लिए योगी सरकार 8.58 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने जा रही है, जिसे शासन से वित्तीय स्वीकृति के बाद जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन लगेगा। लखनऊ। राज्य सरकार अगले 2 माह में प्रदेश के सभी विद्यालयों में बिजली पहुंचाएगी। सरकार ने इसके लिए दिसंबर के अंत तक सभी स्कूलों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, ताकि अगले वर्ष मार्च तक प्रदेश के हर स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू किया जा सके। बिना बिजली वाले स्कूलों का युद्ध स्तर पर विद्युत कनेक्शन हो, इस बाबत पावर कारपोरेशन लिमिटेड, समग्र शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग एक साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में कुल 14,630 प्राइमरी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। इसका नतीजा यह है कि सैकड़ों स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू नहीं हो सके हैं, जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास होना अनिवार्य है। सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में अक्षरश लागू करने का मन बना चुकी है। झटपट पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर स्कूलों की ओर से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन को तत्काल संज्ञान में लिए जाने की व्यवस्था की गई है, ताकि जल्द से जल्द बिना बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों में बिजली की आपूर्ति शुरू हो सके। यूपी के सभी गांव बने ODF+। लखनऊ। योगी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में सभी 95,767 गांवों यानी 100% ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ODF+ गांव वह है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ खुले में शौच मुक्त कर लिया है। 1 जनवरी 2023 तक प्रदेश में केवल 15,088 गांव ODF+ थे। 9 महीने में 80,000 से अधिक गांवों ने ODF+ का दर्जा हासिल किया। शव बाइक पर रखा, अस्पताल सील। लखनऊ। मैनपुरी में राधा स्वामी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल कर्मचारियों ने शव परिजनों की बाइक पर रख दिया। परिजन शव को मोटरसाइकिल से लेकर घर पहुंचे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। कार से टक्कर के बाद बाइक बनी आग का गुलाम बना। गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे 119 पर मवाना खुर्द के समीप बाइक और कार की आमने सामने की टक्कर में बाइक में आग लग गई। देखते देखते बाइक आग का गोला बन गई। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों में हड़कंप मच गया। मसूरी निवासी आकाश गुरुवार को मवाना से अपने गांव मसूरी लौट रहा था। आकाश नेशनल हाईवे 119 पर मवाना खुर्द के समीप पहुंचा तो सामने से आ रही तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने टक्कर मार दी। दोहरे हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया। हस्तिनापुर थाना पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी सोविंद्र उर्फ ओमिंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। 3 माह पूर्व 17 जुलाई को नगर के मुख्य मार्ग पर गोलियां बरसाकर अरविंद व ई-रिक्शा चालक सुरेंद्र की हत्या कर दी थी, जिसमें वांछित चल रहे आरोपी सोविंद्र निवासी नंगली एजड उर्फ साधुओं की नंगली को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, 1 खोखा कारतूस भी बरामद किया है। चिंताजनक, हिमालय का तापमान 21वीं सदी में दोगुनी गति से बढ़ रहा। 4000 मीटर से ऊपर तेजी से बढ़ रहा तापमान। 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हिमालय का तापमान और तेजी से बढ़ रहा है। 10 वर्षों में इन स्थानों पर 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में तापमान बढ़ने की रफ्तार और बढ़ेगी। माना जा रहा है कि 21वीं सदी के अंत तक तापमान में 2.6 से 4.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जो कि एक चिंता का विषय है। 1940 से 1970 के बीच तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, उसके बाद बढ़ोतरी हुई। यह चिंताजनक है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना होगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो सके। टीपी साबिन, वैज्ञानिक, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे। कमल चंद्र पंत, अल्मोड़ा। हिमालय का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। 21वीं सदी में इसके गर्म होने की रफ्तार दोगुनी हो गई है। निचले इलाकों की तुलना में उच्च हिमालयी क्षेत्र ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट बताती है कि यही स्थिति रही तो इस सदी के समाप्त होने तक हिमालय के तापमान में 2.6 से 4.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया है। 100 से अधिक वर्षों के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही हिमालय का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा था। 1970 के बाद बिगड़ी स्थिति फिर काबू नहीं हो पाई। 21वीं सदी शुरू होने के साथ ही ये और विकराल हो गई है। अध्ययन से पता चलता है कि 20वीं सदी के किसी भी एक दशक में औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा था। सिम कार्ड बदल ठगी करने वालों पर शिकंजा कसेगा। कंपनियों को करनी होगी जांच। ट्राई के नए नियम लागू होने के बाद सिम को पोर्ट करते वक्त और ग्राहक के पुराने नंबर पर नया सिम जारी करते समय कंपनियों को पहले के मुकाबले अधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें यह जांचना होगा कि जिस नंबर को पोर्ट करने के लिए आवेदन आया है, उसकी ओर से 10 दिन पहले सिम बदलने स्वैप का अनुरोध किया गया है। अगर ऐसा पाया जाता है तो नंबर को पोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल कंपनियों को नंबर पोर्ट कराने वाले ग्राहक का पूरा विवरण पोर्टिंग ऑपरेटर के साथ साझा करना अनिवार्य होगा। ऑपरेटर इसकी जांच करेगा। किसी तरह की खामी मिलने पर सिम स्वैप या पोर्ट की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। नई दिल्ली, दूरसंचार नियामक ट्राई मोबाइल ऑपरेटर द्वारा सिम कार्ड बदलने और जारी करने के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में संशोधन किया जाएगा। यह कदम सिम कार्ड स्वैपिंग के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने लिए उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार को इसलिए करना पड़ा बदलाव। ट्राई ने इस संबंध में मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों और उपभोक्ताओं से 25 अक्टूबर 2023 तक सुझाव मांगे हैं। केंद्र दूरसंचार मंत्रालय ने सिम कार्ड स्वैपिंग की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया है और ट्राई को नियमों को कड़ा करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में ट्राई ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों और नंबर पोर्टिंग ऑपरेटर के साथ बैठक कर मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया है। ट्राई ने नंबर पोर्ट किए जाने से पहले कुछ सवालों की सूची जारी की है, जिनके बारे में उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं। एनपीएस सभी बैंक डाकघरों में उपलब्ध कराने की योजना। नई दिल्ली, पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा है कि लोगों को पेंशन उत्पाद नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस आसानी से सुलभ कराने के लिए इसे सभी बैंक शाखाओं और डाकघरों में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने एनपीएस के वितरण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं बैंक प्रतिनिधियों को जोड़ा है, जिससे गांवों और छोटे कस्बों में भी लोग आसानी से इस पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। पीएफआरडीए ने एनपीएस की बिक्री के लिए सभी बैंकों को जोड़ा है, लेकिन बैंकों की सभी शाखाओं में यह उत्पाद उपलब्ध नहीं है। मोहंती ने कहा, इस बारे में हमारी शीर्ष प्रबंधन स्तर पर भी बातचीत हुई है, लेकिन अंततः निर्णय बैंकों को ही करना है।